नमस्कार। कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अभय दुबे सर हमारे साथ हैं। सर, इस समय जो सबसे ज्यादा देश में बवाल मचा हुआ है वो गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है मतदाता सूची का बिहार में, उसको लेकर के है। और एक तो जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा गया, उस पर काफी कुछ, मैं कहूंगा, रिलीफ मिला कि कम से कम उन्होंने 3 डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करने के लिए कहा कि अब खास करके आप आधार और राशन कार्ड और इलेक्शन आई कार्ड भी मानेंगे। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ कि परसों अजीत अंजुम ने में वहां एक ग्राउंड रिपोर्ट कर दिया और भास्कर वहां पे नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो लोग स्टोरीज कर रहे हैं। और जो देखने में सर आ रहा है वहां तो बहुत ही बिल्कुल ही बुरी हालत है, मतलब भ्रष्टाचार से लेकर के बिल्कुल ही अनियमितताएं हैं, किसी को रिसीविंग नहीं मिल रही है, ऐसे ही कहीं खेत में फॉर्म बट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। और अब जो है चिढ़ करके अजीत अंजुम जी के ऊपर एक एफआईआर हो गई है। मैं कहीं सर किसी वरिष्ठ पत्रकार का एक लेख देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई पहले के जब चुनाव आयोग के जो सदस्य होते थे वो कहते थे भाई आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं, कुछ गड़बड़ी हो तो हमें बताइएगा, हम लोग उसको जैसे इंप्रूव कर पाए। अभी यहाँ गड़बड़ी पकड़ने पे एफआईआर ठोक दी जा रही है कि आप वहां गए ही क्यों, आपने सरकारी काम में बाधा डाली। ये सर क्या गले की हड्डी बनता जा रहा है, क्योंकि कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन्होंने इतनी जल्दी में क्यों इतना बड़ा काम शुरू किया है, उसके क्या आधार हैं, कैसे करेंगे, कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये एफआईआर कर दो, सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग लो, और ये अल्टीमेटली मुझे लगता है ये जा करके ये भी एक खुश निकलेगा कि बोले अच्छा ठीक है पुरानी सूची पे ही चुनाव होगा। आपका सर क्या पक्ष है इस पे? देखिए, मैं ये तो नहीं मानता हूं कि ये अल्टीमेटली फुस हो जाएगा और ये कहेंगे पुरानी सूची पर ही चुनाव होगा, क्योंकि इसके पीछे एक दूरगामी रणनीति है जिसका हम लोग कुछ ना कुछ अनावरण कर चुके हैं अपने पिछले कार्यक्रमों में, पब्लिक इंडिया पर और भी जगह मैं जहां लिखता बोलता हूं वहां मैंने ये बात कही है और लगभग सभी लोग मेरी बात से सहमत होते हैं। इसके पीछे एक दूरगामी रणनीति ये है कि ये लोग एक खास तरह की क्यूरेटेड लिस्ट बनाना चाहते हैं, वोटर लिस्ट बनाना चाहते हैं, जिससे जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, वो चुनाव में सहज महसूस कर सके। अभी ये केवल बिहार में हो रहा है और चूंकि उसमें चुनाव नजदीक है इसलिए इस बात को लेकर कुछ आपाधापी भी ज्यादा चुनाव आयोग दिखा रहा है। लेकिन ये पूरे देश में होगा और चुनाव आयोग ने शुरुआत से इसकी घोषणा कर रखी है, पूरे देश में होगा और ये समस्या वो राष्ट्रीय स्तर पे ये काम करना चाहते हैं। देखिए, जब से 2014 में इन लोगों ने बहुमत खोया है उसके बाद से लगातार ये उन विधियों की तलाश में है जिनसे दोबारा इस तरह की नौबत न आए। ये लोग समझ गए हैं कि उनका जो प्रशासन का मॉडल था उससे वो देश में बहुमत की सरकार नहीं बना सकते। उन्हें 35-36% बहुमत के लायक सीटें नहीं प्राप्त होंगी और बीजेपी की जो वास्तविक हैसियत है, अगर कोई राष्ट्रीय लहर वगैरह नहीं बन जाती है, ऐसे पुलवामा की वजह से बन गई थी, पहले कांग्रेस खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बन गई थी, तो बीजेपी की बुनियादी हैसियत जो है वो दरअसल 150 से लेके 200 सवा 200 सीटों तक की ही है। ये है पूरा, वो कांग्रेस वाली नहीं है जो कांग्रेस की हमेशा हैसियत 300 से ऊपर की सीटों की होती थी। ये बीजेपी की हैसियत अभी नहीं बन पाई है। सीधा कारण है दक्षिण भारत से नहीं मिलता उन्हें कुछ भी, दक्षिण भारत से मिलने लगे तो उनकी भी कांग्रेस की एक सर्व भारतीय उपस्थिति थी जो बीजेपी की नहीं है। तो ये इनका पूरा दांव इस बात का है। तो जो समुदाय इन्हें वोट नहीं देते हैं उनके वोटों को कैसे कम किया जाए और इस तरह कम किया जाए ताकि उन समुदायों के जो रंग रुतबे वाले लोग हैं उनको नहीं छुएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत हंगामा करेंगे, वो अदालत में जाएंगे, वो मानेंगे नहीं, वो अपने वोट की डिमांड करेंगे। जो कमजोर किस्म के लोग हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है या जो लोग अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उनको निकालेंगे। ये जो ईआरओ नाम का पदाधिकारी है उसको उन्होंने केंद्र बनाया है कि उस ईआरओ के जरिए ये सारे काम करेंगे, उसको अधिकार दे दिए हैं। ये जो फॉर्म औने पौने भर के आए हैं इसके आधार पर ईआरओ तय करेगा किसका वोट रखना है किसका वोट नहीं रखना है, और उसमें ईआरओ को किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बात जरूर है कि जो ताकतवर शक्तियां होंगी ग्राउंड के ऊपर, जमीन के ऊपर, उससे ईआरओ डरेगा, क्योंकि वो लोग, ईआरओ को भी तो उसी प्रांत में रहना है, तो वो शक्तियां अगर उनके वोट काट दिए तो वो ईआरओ को फोड़ देंगी। न केवल फोड़ देंगी बल्कि चुनाव आयोग के ऊपर भी हमला होगा, जम के उनकी भी आलोचना होगी। तो वो सब इस तरीके से पूरा प्रपंच ये रचा गया है। इसमें असली खेल तब शुरू होगा जब सारे फार्म आ जाएंगे और ईआरओ जो है ना वो छांटने और जोड़ने की प्रक्रिया में लगेगा। जहां तक अजीत अंजुम के खिलाफ रपट का सवाल है, इसका बहुत ही उग्र स्वर में विरोध होना चाहिए
और कुछ ना कुछ मैं बार बार कहता हूं कि हम लोगों को कोई ना कोई संगठन बनाना चाहिए इस तरह के कामों के लिए। भाई भास्कर के रिपोर्टर के खिलाफ तो रिपोर्ट उन्होंने नहीं लिखाई है। भास्कर ने कितनी रिपोर्ट्स निकाली हैं, भास्कर ने तमाम सबूत पेश कर दिए हैं, यहां तक कि एक बीएलओ रिश्वत ले रहा था, उसका भंडाफोड़ भी कर दिया है। चुनाव आयोग को उस बीएलओ को हटाना भी पड़ा। उसके बाद में आज फिर एक रिपोर्ट छपी है भास्कर में, इंडियन एक्सप्रेस में लगातार रिपोर्ट छप रही है। क्योंकि ये लोग स्थापित संस्थाएं हैं, बड़े अखबार हैं, इसलिए चुनाव आयोग इनके खिलाफ कोई कदम उठाने से झिझकता है, स्थानीय प्रशासन के खिलाफ कदम उठाने से झिझकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो अपने साथी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप रिपोर्ट लिखा दीजिए कि उनका कोई कौन पुरसा हाल है, कौन देखने वाला है। तो हम लोगों को जल्दी, देखिए ये घटनाएं अब और ज्यादा होंगी, रिपोर्ट लिखाना, मुकदमों में फंसाना वगैरह वगैरह, जुर्माने लगाना, ये सब बहुत ज्यादा होने वाला है। डेटा वाला जो बिल भी है तो उसमें बहुत कुछ होगा। इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी एक संगठन बना लें ताकि हम सब लोग जो सोशल मीडिया पे लोग सक्रिय हैं, क्योंकि सोशल मीडिया सरकार के विरोध और आलोचना का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। पिछला चुनाव ही सोशल मीडिया वाला चुनाव था, यूट्यूब इलेक्शन था। और अगर हम अपनी इस हैसियत की रक्षा नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे और अलग अलग करके हम लोगों को पीट दिया जाएगा। तो एक तो हम लोगों को करना है, अजीत अंजुम वाले मामले से सबक सीखते हुए अजीत अंजुम के खिलाफ केंद्र बना के हम लोगों को कम से कम एक बयान जारी किया जाए, कुछ तो किया जाए जी जरूर। अच्छा, जहां तक चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के सवाल, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा भी की। इसमें चुनाव आयोग बिल्कुल कदम नहीं पीछे खींचेगा, क्योंकि सरकार उसे कदम पीछे नहीं खींचने देगी। और जितनी भी प्रबंधन की, मैनेजमेंट की जितनी भी तिकड़में हैं, उन सबका इस्तेमाल किया जाएगा। जो अजीत अंजुम के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है वो भी उसी तिकड़म का एक हिस्सा है। कभी चुप्पी साधी जाएगी, कभी बयान दिया जाएगा, कभी कुछ। अभी से एक दिन पहले इन्होंने खबर दी कि साहब उसमें बहुत सारे विदेशी नाम मिले हैं। अब ये कह के आपने एक माहौल बनाने की कोशिश की इन लोगों ने, विदेशी नाम मिले। अब कितने विदेशी नाम मिले हैं आपको, आप उसका कोई आंकड़ा दीजिए, या कुछ परसेंटेज निकल के आना चाहिए कि भाई इतने विदेशी नाम मिले हैं बिहार में। सवाल ये ऐसा तो नहीं है कि विदेशी नामों के नाम पर आप भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ रहे हैं और सुई के नाम पर आप भूसे को खंगालने में लगे हुए हैं और उसमें पैसा भी खर्च हो रहा है, उसमें मानवीय श्रम भी उसके अंदर जा रहा है और पूरा देश परेशान और बेचैन है। इसके बाद में दूसरे राज्यों में ये काम शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी जो हमारा जिसे हम लोग सार्वत्रिक मताधिकार कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कहते हैं, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का पूरा अधिकार जो कि संविधान से हम लोगों को प्राप्त है, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, वो पूरा अधिकार इस वक्त इस नई वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया में दांव पर लगा हुआ है। ये अधिकार हमें तभी मिल सकता है जबकि चुनाव आयोग सर्वसमावेशी तरीके से काम करे, उसका बुनियादी रवैया इंक्लूसिव हो, उसमें जहां जरूरत हो वहां एक्सक्लूजन किया जाना चाहिए। गलत सलत लोग घुस आते हैं, निकाला जाना चाहिए। लेकिन ऐसे हम जानते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है और बहुत आसानी के साथ उनको निकाला जा सकता है। अब आप देखिए, इसी के साथ एक खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में एक एक पते के ऊपर 150 से लेके 25 से लेके 100 वोटर दर्ज है। ये भी भास्कर ने खबर छापी है। कोई नहीं छाप रहा है, सब चुप बैठे हुए हैं इसके ऊपर। चुनाव आयोग ने कोई वक्तव्य नहीं दिया इसके ऊपर, जबकि ये चुनाव आयोग द्वारा की गई रपट के आधार पर ही खबर लिखी गई है। चुनाव आयोग नहीं इस तथ्य को सामने, चुनाव आयोग की वहां की जो इकाइयां हैं, वहां के लोग जो हैं, वो इस बात को सामने लेके आए हैं। अब जरा सोचने की बात यह है कि मैंने एक छोटा सा गुणा भाग लगाया तो मुझे तो लगता है कि 50-60 लाख वोट ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं। अब अगर 50-60 लाख वोटों को चालाकी पूर्वक आप कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्लॉट करें तो आप बहुत सारी सीटों के ऊपर असर डाल सकते हैं। 5-6 हजार वोटों में सीटों में बारे नारे हो जाएंगे। तो इस वक्त हमारी चुनाव प्रक्रिया जो है बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रही है और इस संकट के केंद्र में चुनाव आयोग का रवैया है और सरकार का हाथ उसकी पीठ पे है। सरकार उससे सब ये काम करवा रही है। चुनाव आयोग सरकार का प्यादा बन चुका है और ये एक ऐसी स्थिति है जो निहायत ही अफसोसनाक है। और अगर हम लोगों ने सतर्क होकर इस चीज को रोकवा नहीं पाया या इसको ठीक नहीं करवा पाया तो आप समझ लीजिए कि भारत में लोकतंत्र केवल नाम मात्र के लिए रह जाएगा।
सर एक लड़ाई जो है मीडिया को हमें लड़नी है, और मैं सबसे अपील करूंगा कि जो लोग भी मीडिया से जुड़े हैं, हम सब लोग बिहार पहुंचे और ग्राउंड रिपोर्ट करें। एफआईआर की चिंता ना करें, एफआईआर जो भी हो, एक संगठन है हम लोगों का डीजी पब नाम से, और जरूर हम लोग उसमें चाहेंगे कि हम लोग उस पर कुछ जो भी मदद हो पाएगी वो सबको किया जाएगा, सिर्फ अजीत अंजुम जी नहीं जिसके ऊपर एफआईआर होती है। देखते हैं कितना वो करते हैं। दूसरी लड़ाई सर सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, उस पर अभी 28 तारीख को डेट है। लेकिन सर जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हालांकि आज सर इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट है कि भाजपा भी उससे बहुत कंफर्टेबल नहीं है, वो लोग भी कुछ अपना एक जागरूकता अभियान वहां चलाना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ उनके भी वोट कट रहे हों। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज को और एग्रेसिवली ग्राउंड पर नहीं उतरना चाहिए, एक दिन का सिर्फ बंद करके सांकेतिक जो किया तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, थोड़ा और उन्हें उतरना चाहिए ग्राउंड पे कि इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो और जनता को ये बात पहुंचे। देखिए, जो जो राजनीतिक दल हैं, खासतौर से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, देखिए इसमें आप तीन तरह के राजनीतिक दलों को तीन कैटेगरीज में बांट लीजिए। एक तो ये जो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल वगैरह वगैरह। दूसरे दल वो जो एनडीए में शामिल हैं, गैर भाजपा दल, और एक भारतीय जनता पार्टी। ये तीन तरह के दल हैं। अच्छा, इन तीनों तरह के दलों में इस सवाल को लेकर बेचैनियां हैं। बेचैनियों की भी तीन श्रेणियां हैं। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यह है कि ये जो पूरा कदम उठाया जा रहा है, वो बेचैनी स्थानीय स्तर के लोगों को नहीं पता है कि ऊपर क्या तिकड़म करके ये सब काम किया जा रहा है। उनको केवल अंदाज है, उन्होंने बताया तो ना गया है मुझे है। विरोध वो उसका कर नहीं सकते क्योंकि सरकार इसके पीछे है, फिर इसका उन्हें समर्थन करना उनके लिए लाजमी है। लेकिन उनको यह भी कहीं लग रहा होगा कि भाई हमारे भी कुछ वोट कट जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में भाजपा को झुआ भर के वोट मिलते हो। इतने उत्तर प्रदेश में एक जमाने में भाजपा को 50% के आसपास वोट मिलते थे लोकसभा चुनाव में। ऐसी बिहार की स्थिति तो है नहीं। बिहार में तो बिहार में सबसे ज्यादा वोट तो आरजेडी को मिलते हैं ना। आरजेडी सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी से काफी वोट ज्यादा मिलते हैं। जनता यूनाइटेड से भी उसको ज्यादा वोट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाजपा सोचती है कि अगर कुछ ही वोट हमारे कट गए तो हम तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं के स्तर पर वहां बेचैनियां हैं। जो एनडीए के दूसरे घटक दल हैं उनके अंदर बेचैनियां ज्यादा हैं। वो तकरीबन उनकी बेचैनियों की किस्म जो है वो विपक्ष की बेचैनियों जैसी है। लेकिन वो भी चूंकि सरकार में है, सत्ता भोग रहे हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार वगैरह वगैरह, तो वो लोग खुल के विरोध नहीं कर सकते। और जो विपक्षी दल हैं उनको वो दो स्तर पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है उनको। एक तो ये है कि आपको इस प्रक्रिया का विरोध भी करना है, इसके खिलाफ जन जागरण भी करना है, और दूसरी तरफ इस प्रक्रिया में भागीदारी भी करनी है और भागीदारी के जरिए अपने नुकसान को न्यूनतम करना है। भाई बीएलओ कौन है? बीएलओ तो ज्यादातर पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जो चुनाव आयोग ने लिए हैं उन पार्टियों से। तो आरजेडी की समझ में आया कि हमने कम बीएलओ दिए हैं, इसलिए आरजेडी ने और सीपीआई-एमएल ने दोनों ने बड़े पैमाने पर बीएलओ की संख्या बढ़ाई। और आरजेडी करीबन अब अपने बीएलओ के आधार पर भाजपा के नजदीक पहुंच गया है। थोड़ा ही भाजपा अभी भी नंबर 1 पे है। आप देखिए, भाजपा बिहार की नंबर 1 पार्टी नहीं है, आरजेडी नंबर 1 पार्टी है, लेकिन भाजपा सबसे ज्यादा बीएलओ दिया है भाजपा ने इसके अंदर। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। ये विपक्ष की समझ में आ गया है, इसलिए उन लोगों ने भी अपने बीएलओ बढ़ाए हैं कि बीएलओ के स्तर पर जो गड़बड़ियां हो रही हैं कम से कम वहीं रोक लिया जाए, वहीं से कुछ अपने नुकसान को न्यूनतम किया जाए। तो इनको दो स्तरों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अभी उन्होंने एक बिहार बंद किया था। मुझे पक्का यकीन है कि प्रक्रिया अब जैसे भ्रष्टाचार की और गड़बड़ झाले की जो खबरें आ रही हैं, इसके आधार पर दोबारा फिर से ये लोग कोई आंदोलनकारी कदम लेंगे, और लेना चाहिए इनको आंदोलनकारी कदम। और दूसरी तरफ बीएलओ वगैरह के जरिए अपना दबाव भी पैदा करना चाहिए, और ईआरओ को भी संदेश जाना चाहिए कि ज्यादा गड़बड़ी की तो ठीक नहीं होगा। वहां ईआरओ वाली प्रक्रिया शुरू होगी तो बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर घेराव, धरना, प्रदर्शन, हमलावर तरीके की राजनीति, आक्रामक राजनीति, ये सब अपनानी पड़ेगी। जी, तो सर बिहार तो खैर एक हम लोग का भी केंद्र बना रहेगा, अटेंशन हम लोग रखेंगे उस पर। एक सर और डेवलपमेंट है कि 21 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है संसद का, और राहुल गांधी आज लखनऊ हैं, उनको किसी पेशी में आना था यहाँ पे। लेकिन सर जो आज एक सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई है, वो सीएलपी लीडर हैं, तो उन्हीं की तरफ से वो अपने पार्टी के सांसदों की वो बैठक बुलाई जाती है रणनीति तय करने के लिए कि कैसे हम लोग
अटैक करेंगे सरकार के ऊपर। मैं सर ऐसे ही सोच रहा था कि राहुल गांधी चूंकि आइडियोलॉग हैं, वो एक आदर्श स्थिति पेश करते हैं, प्रेम मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि रणनीतिकार के तौर पर सोनिया गांधी ज्यादा सफल रही, और खास करके 2004 में जो सफलता उन्होंने दिलाई, अगर वो फिर से कमान संभाल लेती हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है मोदी सरकार को, क्योंकि इस समय बहुत ही खराब हालत में कॉर्नर्ड है मोदी सरकार। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। सोनिया गांधी का चूंकि स्वास्थ्य पिछले दिनों बहुत खराब रहा है और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर काफी कुछ छोड़ दिया था, प्रियंका गांधी के ऊपर काफी कुछ छोड़ दिया था, और अब शायद उसको स्वास्थ्य ठीक हुआ होगा, इसलिए वो सक्रिय हुई हैं। 2004 में तो सारी कांग्रेस को एकला चलो रे की नीति से गठजोड़ राजनीति में लाने का तो पूरा जो रणनीति है वो सोनिया गांधी की ही अंजाम की हुई है। कौन भूल सकता है उस बात को, सोनिया गांधी अपने बंगले से निकली और सड़क पार करके रामविलास पासवान के बंगले में पहुंची और फिर रामविलास पासवान को उन्होंने अपने साथ मिला लिया। मतलब वो एक ऐसी घटना थी जो कि मल्टीप्लायर, जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में चुनाव हार गई, जरा से ही पीछे रह गई थी, जरा सी ही कोशिश से, मतलब जैसे कल हिंदुस्तान की टीम इंग्लैंड से बिल्कुल जरा सी कोशिश में पीछे, जरा सी कोशिश में रह गई, उसी तरह की वो भी पराजय थी इसकी। तो मैं 7-8 सीटों का फर्क था सिर्फ। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये सोनिया गांधी का राजनीति में सक्रिय होना और रणनीतिक कमान संभालना ये स्वागत योग्य है। वो ठंडे दिमाग से काम करती हैं, और राहुल गांधी कार्यकर्ताओं में जोशो खरोश फूंकते हैं, और वो नरेंद्र मोदी के साथ में नेतृत्व की और लोकप्रियता की प्रतियोगिता में हैं सारे देश के पैमाने पर। लगातार उनका ग्राफ आगे बढ़ रहा है, भले ही धीमी गति से बढ़ रहा हो। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जितनी प्रगति की है, मैंने तो कभी किसी एक नेता को इतनी प्रगति करते हुए कभी नहीं देखा, इतने नीचे से इतना ऊपर जाते हुए। तो मुझे ये लगता है कि ये सही समय है कि अगर कांग्रेस अपने पत्ते ठीक से खेले और जो अपने गठजोड़ वाले दल हैं, जैसे बिहार में आरजेडी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, इनके साथ में अगर कांग्रेस का लेन देन, कांग्रेस का जो विनिमय है वो अच्छे तरीके से निबट जाए तो काफी कुछ हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के अंदर भी बड़ी बेचैनियां हैं। मैं कांग्रेस के ऐसे नेताओं को जानता हूं जो इनमें से ज्यादातर ब्राह्मण जाति से आए हैं। उनको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस यादव नेतृत्व वाली पार्टियों पर अपनी निर्भरता कम कर दे या उनके मुकाबले अपनी दावेदारी अच्छी तरीके से रखे तो ब्राह्मण वोट उनकी तरफ झुक सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वोटों को खासतौर से उत्तर प्रदेश में यादव राजनीतिक नेतृत्व से कुछ दिक्कत है, उनको उलझन है। वरना अगर उलझन नहीं होती तो पिछले विधानसभा चुनाव में मेरे ख्याल से और कम आती सीटें भारतीय जनता पार्टी की। उस पर ब्राह्मण काफी नाराज बताया जा रहा था और लग भी रहा था नाराज, लेकिन आखिरकार ब्राह्मणों ने उनको वोट दे दिया। अब फिर विधानसभा चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण वोट क्या करेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ की राजनीति है वो ब्राह्मणों को रास नहीं आ रही है, वो राजपूतों को रास आ रही है, बनियों को भी शायद रास आ रही है, और कायस्तों की वगैरह की तो कोई ज्यादा संख्यात्मक उपस्थिति है नहीं। भूमिहार जरूर इस भाजपा के साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि भाजपा के खिलाफ जाने से उनको कोई खास फायदा होने वाला है। लेकिन ब्राह्मण वोट जो है वो डावाडोल है। वो सोच रहा है, अच्छा ब्राह्मणों, समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों की स्वाभाविक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों की स्वाभाविक पार्टी नहीं है। एक जमाने में बहुजन समाज पार्टी भी ब्राह्मणों ने प्रयोग किया था, लेकिन वो प्रयोग फ्लॉप निकला, फ्लॉप साबित हुआ। कांग्रेस ही उनकी स्वाभाविक पार्टी है, लेकिन जब उन्हें लगता है कि कांग्रेस इनकी गोद में बैठी हुई है तो उसे उलझन होती है। जी, मैं सर इस लॉजिक पे जरा एक बात करना चाहता हूं। जरूर कांग्रेस में जो शीर्ष पे बैठे हुए ब्राह्मण नेता हैं उनको जरूर बुरा लगता होगा इस बात का कि राहुल गांधी दिन भर दलितों की बात करते हैं, लेकिन जरा सर अगर आप बड़ी पिक्चर देखें तो जो भाजपा कर रही है वो उलझन दलितों से नहीं है। मेरा कहना है जो उलझन है ब्राह्मणों की उलझन दलितों से नहीं है, ब्राह्मणों की उलझन ओबीसी और खासतौर से यादव नेतृत्व से है। ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूं। भाजपा तो धर्म के नाम पे पोलराइज कर रही है कि 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमानों को छोड़ो, 80% लोग एक साथ आओ। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस 100% में 20% ही अपर कास्ट हैं जो हिंदू हैं,
उसमें ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, श्रीवास्तव भी हैं, राजपूत भी हैं। अगर आप इस 80% को पोलराइज करते हैं, जो कि जात के नाम पे, ओबीसी के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, वो 80% अगर एक ब्लॉक बनता है, उसमें से शेयर लेना ज्यादा आसान है। अगर मान लिया आपने ब्राह्मणों को खुश करके आप ले भी लिया, मान लीजिए यूपी में 5-7% के ब्राह्मण है, उसमें से आप कितना तोड़ लेंगे? आप 2-3-4% तोड़ लेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट आपका एक पोलराइजेशन वो भग जाएगा, जो ओबीसी वोट है या जो मुसलमान वोट है, वो जो अखिलेश यादव के साथ जाता है या आरजेडी के साथ जाता है, उस बड़े चंक को जो है छोड़ करके वो कांग्रेस क्यों या राहुल गांधी क्यों आना चाहेंगे सिर्फ 2-4% ब्राह्मण के लिए? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को अपनी नीति बदल देनी चाहिए, मेरा ये तर्क नहीं है। मेरा कहना है कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस का जो अपर कास्ट लीडरशिप है, कांग्रेस की ऊंची जातियों का नेतृत्व है कांग्रेस के अंदर, वो राहुल गांधी द्वारा जो एक सोशल जस्टिस की बात उठाई जा रही है, चाहे जातिगत जनगणना के जरिए उठाई जा रही हो या किसी जरिए उठाई जा रही हो, वो लोग उससे परेशान नहीं है। उनकी समस्या व्यवहारिक है और खास तौर से यूपी बिहार सेंट्रिक है, यूपी और बिहार सेंट्रिक है। बिहार सेंट्रिक भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यूपी सेंट्रिक है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्यात्मक उपस्थिति भी देश के दूसरे प्रदेशों से अधिक है, बिहार से भी अधिक है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण संख्यात्मक रूप से भी एक शक्तिशाली समूह है और वैसे समाज में ताकतवर है ही, वो बहुत ही वाचाल है, बहुत अपनी मुखर है, अपनी बात कहता है, समाज के दूसरे हिस्सों को भी प्रभावित करता है और ऊंची जातियों के दूसरे हिस्सों के मुकाबले वो भाजपा के साथ में इतना जुड़ा हुआ योगी आदित्यनाथ के कारण महसूस नहीं कर रहा है। यह एक विशेष स्थिति है। कांग्रेस लीडरशिप के सामने सवाल यह है कि इस विशेष स्थिति का वो दोहन किस तरह करेंगे। या तो आप छोड़ दीजिए उसको बिल्कुल, भाई नहीं हम तो अपनी इसी लाइन पे चलेंगे, वो लाइन सही है उनकी, मैं लाइन से मना नहीं कर रहा हूं। उस लाइन को कायम रखते हुए इस विशेष, देखिए सभी, यहां तक अखिलेश के मन में भी विशेष स्थिति का दोहन करने की इच्छाएं हैं। भाई क्यों परशुराम का नाम उठाते हैं वो, मतलब क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ब्राह्मणों को गोलबंदी की समाजवादी पार्टी द्वारा कोशिश, अखिलेश जानते हैं कि ब्राह्मण हमको वोट नहीं देते, फिर भी कुछ कोशिश है ना उनकी तरफ से। तो जो लोग कांग्रेस में काम करते रहे हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुत सारे ब्राह्मण वोटों को भाजपा से छीना है और इंडिया गठबंधन को दिलवाया है, वो लोग ये कह रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए जिससे लोकसभा चुनाव के परिणाम को हम दोबारा दोहरा पाएं। लोकसभा का चुनाव का परिणाम तब तक नहीं दोबारा आप दोहरा सकते जब तक कि आपको पिछड़े, दलित और मुसलमान वोटों के साथ साथ में कुछ अपर कास्ट वोट भी मिले। अपर कास्ट वोटों में सर्वाधिक सुविधा आपको ब्राह्मण वोट प्राप्त करने में है। तो ये एक रणनीतिक मुद्दा है जिसके बारे में कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना होगा, सोनिया गांधी को सोचना होगा। इसलिए हमें सोनिया गांधी से उम्मीद ये रखनी चाहिए कि वे इस प्रश्न पर खास तौर से विचार करेंगी और इस मुद्दे को कई तरीके से संसाधित किया जा सकता है। इसे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज संसाधित किया जा सकता है, इसे क्षेत्र वाइज संसाधित किया जा सकता है। कई तरीके से इसमें वो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। हस्तक्षेप तभी कर पाएंगे जबकि दिमागी तौर पर उससे चौकन्ने होंगे। जी, मुझे लगता है कि चूंकि ब्राह्मण यूपी में ओरिजिनली कांग्रेस का वोटर था, फिर वो एक बार तो इवन बहन जी के साथ भी आ गया, दलितों के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, फिर भाजपा के साथ गया। मुझे लगता है राहुल गांधी को लगता होगा जाएंगे कहाँ, अल्टीमेटली आना उनका कांग्रेस में ही है। खैर सर, समय खत्म हो रहा है तो मैं एक सवाल जरा कश्मीर पर करना चाहता हूँ। कश्मीर की भी स्थिति अजीब सी होती जा रही है। वहां पे चुनाव भी हुए, स्टेट हेड देने की बात थी, अभी तक तो खैर दूर तक कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। मनोज सिन्हा जी ने कल कहा है परसों की वहां पहलगाम की सारी घटना की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन वो जिम्मेदारी ली उन्होंने ना तो इस्तीफा ऑफर किया ना कुछ है, बस जिम्मेदारी लेके बैठ गए। एक और अजीब सी सर ऐतिहासिक काम कल हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को नजरबंद किया गया। उमर अब्दुल्ला साहब नजरबंद थे और कल उनका एक शहीदी दिवस होता है जिसको मजार शोहदा बोलते हैं, वहां जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। 1931 में राजा हरि सिंह की फौजों ने कुछ लोगों को शहीद किया था, तो उस पे वो लोग कुछ अपना करते हैं। वहां तक जाने से रोका गया और नजरबंद किया गया सीएम को। वो बाउंड्री वॉल कूद करके जैसे तैसे पहुंचे वहां पे। ये सर कश्मीर में आपको लगता है कि हाल फिलहाल कोई स्थिति सुधारने के मूड में हैं ये लोग, या इनकी ये अक्षम है, नहीं कुछ हो पाएगा इनसे? नहीं, ये बिल्कुल अक्षम है। कश्मीर में धारा 370 का 135 से खत्म करने के अलावा इन्होंने और कोई काम नहीं किया है। देखिए, इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आंदोलन की, जो राष्ट्रवादी आंदोलन था मुख्य तौर पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में, उसकी एक लीगेसी है, उसकी एक विरासत है।
वो विरासत राजा विरोधी है, वो विरासत पाकिस्तान समर्थक नहीं है। इस बात को भाजपा जानती है, इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक वहां पर जमी हुई है। वहां पर यहां तक कि जम्मू के भी कुछ इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभाव है। तो वो बीजेपी वाले तो बहुत विचारधारा रूप से संकीर्ण है ना, इसलिए उन्होंने मैं इस हरकत को मनोज सिन्हा की मूर्खतापूर्ण हरकत कहूंगा। और मनोज सिन्हा ये काम नहीं कर सकते थे अगर उसे गृह मंत्रालय की तरफ से उनसे न कहा गया होता तो कभी नहीं करते। ये अमित शाह ने कहा होगा ये कीजिए आप, तब उन्होंने ये किया। भाई आप एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को, भले ही पूर्ण राज्य नहीं है, आप उसको, तो दिल्ली में भी नहीं हुआ आज तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अपने बंगले में कर दिया हो, या पुडुचेरी में भी नहीं किया किरण बेदी ने इस प्रकार की हरकत के कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अपने बंगले में बंद कर दिया हो। जो काम इन्होंने कश्मीर में किया है, इससे सारी दुनिया में इनकी बदनामी होगी। न केवल बदनामी हो रही होगी दुनिया में, बल्कि कश्मीर के बारे में इनकी जो दावेदारियां हैं वो दावेदारियां भी इनकी कमजोर होंगी। ये कोई बहुत अकलमंदी का काम इन लोगों ने नहीं किया है। जी सर, जब हम पढ़ते थे तो एक बात कही जाती थी कि चूंकि कश्मीर जो यूएन का समझौता है कश्मीर और इंडिया और पाकिस्तान का, कि जब कश्मीर में हालात सामान्य हो जाएंगे तब प्लेबिसाइट होगा, वहां पे रेफरेंडम तब कराया जाएगा। तो शायद दोनों नहीं चाहते कि वहां पे हालात सामान्य हो। अभी भी वही स्थिति है कि कश्मीर को डिस्टर्ब ही रखना है, उसको सेटल मत होने दो कैसे भी करके। देखिए, प्लेबिसाइट वगैरह की तो कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब तो बात बहुत आगे निकल गई है, बात बहुत आगे निकल गई है, बदल गई है। अब तो कश्मीर एक तरह से दिल्ली और पांडिचेरी जैसे और चंडीगढ़ जैसे प्रदेशों की तरह है। उसकी विशेष स्थिति इसलिए है कि वो सीमाई है और उसका एक इतिहास है, इसलिए विशेष स्थिति है। प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह का तो कोई मसला है नहीं, क्योंकि जनमत संग्रह कराने वाली जो राजनीतिक ताकतें थी वो ताकतें ही खत्म हो गई हैं, वो मुद्दा ही खत्म हो गया है। पब्लिक और आम लोग भी, कश्मीर के लोग उस शब्दावली में और उस लहजे में नहीं सोचते हैं। यहां तो सवाल यह है कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा किस तरह प्राप्त हो। जैसे ही पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा वैसे ही पूरी बात वहां की पूरी बदल जाएगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर बहुत बड़ी समस्या का वहां सामना करना। भारतीय जनता पार्टी जानती है पूर्ण राज्य का दर्जा हुआ, चुनाव हुआ तो बुरी तरीके से वो हारेगी और उसे बिल्कुल वो कल्पना उसकी जो है ना कि पहले कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सत्ता में आ गई थी, ये कल्पना भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन सब में एक बहुत बड़े गठजोड़ की संभावना बनेगी और उसमें भाजपा के लिए अपना एक कोना ढूंढना भी बहुत मुश्किल होगा। जम्मू में कुछ सीटें जीतने के अलावा भाजपा कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो भाजपा के तो जैसे कहते हैं, इधर कुआं उधर खाई है कश्मीर। जी, तो सर आज के लिए बस इतना ही। और मणिपुर की बात हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन मणिपुर को नाम लेना जरूरी है। वो चूंकि हमसे दूर है और हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं, सरकार भी भूल गई है, लेकिन वहां पे हालात बहुत बदतर हैं। दूसरा एक मुझे जो लगता है सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे जो जनता के बीच में है, जो लोकतंत्र का मालिक होने की जो भावना थी वो खत्म होती जा रही है। अपना वोट कटते हुए लोग देख रहे हैं, चुनाव आयोग मनमर्जी कर रहा है, सरकार मनमर्जी कर रही है। और ठीक है, ये खबरें लोग सुन करके फिर भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जागना चाहिए। अगर जब तक जनता नहीं जागेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी मीडिया कुछ नहीं कर सकता है। तो दर्शकों से अपील है कि अपने अपने वोट के, अपने अपने मताधिकार की सुरक्षा के लिए आप लोग भी जागरूक होइए, अपने वोटर नाम इंश्योर करिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो, बिहार वालों। और अगले हफ्ते तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।